गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी एक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 31 मार्च 2021 है। ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी आज लास्ट डेट है। कल यानी कि 1 अप्रैल से एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो जाएगी। आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता होगा, लेकिन आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे मार्कस ऑरेलियस के कोट के साथ। इट इज़ नॉट डेथ दैट ए मैन शुड फियर बट ही शुड फियर नेवर बिगिनिंग टू लीव। नेवर बिगिनिंग टू लीव यानी कि कंफर्ट जोन के बाहर हम निकलते ही नहीं हैं। हम डरते रहते हैं कि अगर इस कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। देखिए, डेथ इज़ ए रियलिटी, इज़न्ट इट। कल एक ट्राई कीजिएगा, जब आप सुबह उठें तो अपने आप को पूछिए कि अगर ये दिन आपका लास्ट डे है इस पृथ्वी के ऊपर, तो आप इस दिन को कैसे बिताना चाहेंगे। जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन। और अगर आपने इसको सीरियसली ट्राई किया देन यू विल रियलाइज कि ये सारी चीज़ें जो हैं इट्स ए सॉर्ट ऑफ गेम। ए गेम इज़ गोइंग ऑन, राइट। और इसमें अलग अलग लेवल पर पहुंचना जो है दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग टू एंड वन डे। हमारी जो स्टोरी है इट्स गोइंग टू एंड वन डे। तो वाई नॉट गिव योर बेस्ट टुडे। क्या पता ये आज का या फिर हमारा लास्ट डे हो। थिंक अबाउट इट। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं कोविड के ऊपर, एजुकेशन, इकोनॉमी, इंडिया बांग्लादेश, महिलाओं के ऊपर एक आर्टिकल है, फाइनेंशियल न्यूज़ हैं, हेडलाइंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं। लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी एक्यू लेकर आया है एक ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। सब्जेक्ट्स, कोर्स के फीचर्स, डेमो वीडियोस, ये सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट या तो हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। 10:30 AM तक आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। कल जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आई एम गोइंग टू बी बिट क्विक टुडे क्योंकि आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स को हमें इन डेप्थ एनालाइज करना है। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ये क्वेश्चंस को एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। आई विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट टॉपिक। महाराष्ट्र में हर रोज़ 30,000 नए कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो रजिस्टर होने लगे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये कहा है कि सेकंड लॉकडाउन की तैयारी जो है उसकी शुरुआत आप कर दीजिए। ये देश के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ है क्योंकि महाराष्ट्र अगर लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करेगा तो इसकी इम्पैक्ट सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर नहीं, पूरे देश के ऊपर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। बड़े बड़े रीजंस की बात करें तो महाराष्ट्र हमारे देश का वेल्थीएस्ट स्टेट है। सेकंड चीज़, महाराष्ट्र जो है इसका इंडस्ट्रियल बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर आप खुद सोचिएगा कि महाराष्ट्र के लॉकडाउन की इम्पैक्ट देश के ऊपर कैसे होगी। इंडस्ट्रियल बेस की बात करें तो अगर एक देश, माफ़ कीजिएगा, अगर एक राज्य इंडस्ट्रियल बेस उसका स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर क्या सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही काम करते होंगे? नो। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर एक्सेट्रा एक्सेट्रा राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ के लोग जो हैं वो महाराष्ट्र में रहते होंगे। अब गरीबों की बात करें, अगर लॉकडाउन लगा दिया तो पहले लॉकडाउन में जो हुआ यही चीज़ इस टाइम पर भी होगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो महाराष्ट्र को छोड़कर अपने वतन, अपने गांव वापस जाने की एक एक्सोडस है, एक जो जर्नी है उसकी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर उनकी इनकम बंद हुई। जस्ट इमेजिन कि बिहार का एक व्यक्ति महाराष्ट्र में काम कर रहा है, अब उस पर्टिकुलर व्यक्ति की या फिर उस परिवार की इनकम बंद हो गई तो वहाँ पर गांव में जो दादा दादी हैं या फिर जो दूसरे रिलेटिव्स हैं उनकी इनकम के ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ जस्ट ए स्मॉल एग्जांपल कि महाराष्ट्र के सेकंड लॉकडाउन की इम्पैक्ट पूरे देश के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र हमारे देश में कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन के डोजेस की बात करें तो सबसे आगे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी महाराष्ट्र जैसे राज्यों को और ज़्यादा डोजेस प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, दूसरे भी राज्यों में
नए कोविड-19 के केसेस काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वैक्सीनेशन ही इसका एक सॉल्यूशन है। सिर्फ एक नहीं, सिर्फ वैक्सीनेशन नहीं, अगर मैंने कहा वैक्सीनेशन ही इसका, देन आई एम रॉन्ग हियर। सिर्फ वैक्सीनेशन नहीं, वैक्सीनेशन के साथ साथ कुछ और स्टेप्स भी हमें उठाने चाहिए। हम दूसरे देशों से क्या सीख सकते हैं? ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें, जापान है, ताइवान, सिंगापुर, ऐसे बहुत सारे देशों के एग्जाम्पल हमारे पास हैं। इन देशों ने, फॉर एग्जांपल जापान जो है, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जापान ने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट नहीं किया था। जापान ने अपने लोगों को ये कहा कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग और इन सारी चीज़ों का पालन कीजिए, हाइजीन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कीजिए, मास्क एटिकेट्स को मेंटेन कीजिए। और जापान जो है एक हद तक आप कह सकते हैं काफ़ी सक्सेसफुल रहा कोविड-19 को फाइट करने के लिए, या फिर इस लड़ाई में जापान जो है वो आप एक विनर कह सकते हैं। कि लॉकडाउन के बिना भी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने कोविड-19 के नंबर्स को ड्रॉप किया है। तो इन देशों से हमें ये सीखना है। और अब 1 साल हो चुका है, 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। कोविड-19 के साथ जुड़ी हुई कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो वी हैव टू एजुकेट आवर पीपल। लोगों को ये बताना होगा कि कोविड-19 से बचने के लिए अगर कोई एक बेस्ट तरीका है तो दैट इज़ वैक्सीनेशन, मास्क, जैब और टेस्ट। आप मास्क पहनिए, आप वैक्सीनेशन लीजिए, और अगर आपको बीमारी या फिर ऐसा कुछ लग रहा है तो आपकी प्रॉपर टेस्टिंग हो। दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन दैट वी हैव। अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरकार को ये सलाह दे रहा है कि हम लॉकडाउन करें, तो इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर या फिर एक फेलियर है। ग्राउंड रियलिटी और दूसरे देशों से आज भी हमने कुछ नहीं सीखा है अगर हम सेकंड लॉकडाउन की तरफ सोच रहे हैं तो। N95 मास्क को क्या फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? द आंसर इज़ नो। RT-PCR टेस्ट और वैक्सीनेशन के कंपैरिजन में N95 मास्क को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका कोई इतना ख़ास खर्च भी नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे सो कॉल्ड रिलीजियस गुरुज और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो एक गलत मैसेज दे रहे हैं। कई पॉलिटिशियंस को ये प्रश्न पूछा गया कि अभी इलेक्शंस चल रहे थे, अलग अलग जगहों पर इलेक्शंस हुए। आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ गुजरात। तो गुजरात में एक मंत्री साहब ने ये कहा, कोई एमएलए थे या फिर बीजेपी के कोई पार्टी, अलग अलग पार्टीज़ के लोगों ने ये ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि किसी ने पूछा कि भाई आपके ही कार्यकर्ताओं ने मास्क नहीं पहने थे, तो उन्होंने कहा कि जो लोग मेहनत करते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी तो उनको कोविड नहीं होगा। अब फिर उनका ट्रोलिंग भी हुआ, लोगों ने काफ़ी, न्यूज़ चैनल्स ने भी ये काफ़ी सारी चीज़ें। बट जस्ट इमेजिन कि आज भी ये मानसिकता है, तो दिस इज़ वेरी बैड। ये एक गलत मैसेज हम भेज रहे हैं। तो कोविड-19 की सेकंड वेव के सामने लड़ने के लिए द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ मास्क, जैब एंड टेस्ट। अवेयरनेस इज़ द की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आर्टिकल, ये एजुकेशन के ऊपर है। रिमोटनेस इज़ नो हिंड्रेंस टू एकेडमिक एक्सीलेंस। रिमोटनेस यानी कि आपका इंस्टीट्यूशन अगर बहुत ही रिमोट लोकेशन के ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो एकेडमिक एक्सीलेंस तक नहीं पहुंच पाएगा। हाल ही में एक आर्टिकल लिखा गया था द हिंदू में, और एक प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। प्रश्न ये है कि हमारे देश में कितने IITs होने चाहिए? हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी शुड इंडिया हैव एंड व्हाट शुड दिस इंस्टीट्यूट्स ट्राई टू अचीव? इनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो जो आर्टिकल है, टू मेनी IITs अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, इस आर्टिकल में जो राइटर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश में सिर्फ 10 से 12 IITs होने चाहिए, और ये IITs जो हैं ये बड़े अर्बन एरियाज़ में होने चाहिए, और इनका लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो क्राउन ज्वेल्स बने। क्राउन ज्वेल्स यानी कि ये टॉप एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशंस बने, ये इनका लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा IITs हों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो IITs में जाएं। राइट, दिस शुड नॉट बी द मेन फोकस ये होना चाहिए कि भले ही हमारे देश में 10 IITs हों, लेकिन ये 10 IITs जो हैं वो सॉलिड हों। रिसर्च की क्वालिटी, ट्रेनिंग, मेंटरशिप, ये आउटस्टैंडिंग यहाँ पर होनी चाहिए।
ये स्टेटमेंट भी बहुत ही सही है। मेरा मानना है कि एक्सीलेंस इन एजुकेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ मेंटरशिप। हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ के टीचर्स जो हैं, मेंटोर्स जो हैं, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं। और यही मेंटरशिप की वजह से एक पूरा कल्चर, एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिस एनवायरनमेंट में जो एक मेहनत करने वाला बच्चा या फिर स्टूडेंट अगर एंटर हो जाता है तो सिनर्जी क्रिएट होती है कि आपके टीचर्स जो हैं, आपके मेंटोर्स जो हैं, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं और स्टूडेंट्स भी वो बेस्ट रिसीव कर रहे हैं। तो ये गिव एंड टेक जो चलता है, उसकी वजह से वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्सीलेंस को अचीव कर पाता है। फिर आपका लोकेशन कहाँ पे है, कौन से शहर में है, कितनी बड़ी साइज़ है आपके कैंपस की, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटरशिप, क्वालिटी ऑफ मेंटरशिप। टू इम्प्रूव faculties should be made bigger and recruitment yardsticks should focus on quality and not quantity. आपके इंस्टीट्यूशन में कितने टीचर्स हैं दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कैसे टीचर्स हैं दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक इंजीनियरिंग स्कूल जो होती है या फिर कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी है, उसका कोर फंक्शन क्या होना चाहिए? कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका साइंस और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट जनरेट हो, वो ज़्यादा क्यूरियस बने। स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स को क्या हम गैजेट मेकर्स बना सकते हैं। लाइक 3 इडियट फिल्म में जो चीज़ें हमें देखने को मिली कि एक्सीलेंस जो हैं उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। और आज के जो प्रॉब्लम्स हैं, खास करके लोकल जो चैलेंजेस हैं, लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, किसी शहर या फिर डिस्ट्रिक्ट में पानी का इश्यू है, किसी शहर में या फिर डिस्ट्रिक्ट में एयर पोल्यूशन का इश्यू है, तो ये इंस्टीट्यूशंस के बच्चे जो हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं, उनका कंसर्न जो है वो ये होना चाहिए ताकि हम लोकल सॉल्यूशंस निकाल सकें, लोकल गैजेट्स डेवलप कर सकें। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग रीजन में ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो एक्सीलेंस के पीछे दौड़ते होंगे, और वो कैसे प्रोडक्ट्स और कैसे दिमाग क्रिएट करेंगे। बहुत सारे आज भी हमारे देश में जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी मुझे कोई मैसेज करते हैं तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका अप्रोच फॉर्मल होता है। वो जैसे चैटिंग करते हैं ऐसी लैंग्वेज में उनके क्वेश्चंस होते हैं, और कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप इजीली गूगल पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन आई एम नॉट ब्लेमिंग यू गाइज, जो भी आप मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है। आई एम जस्ट ब्लेमिंग द इंस्टीट्यूशन, जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, उन्होंने कभी भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं उसकी प्रैक्टिस कभी नहीं करवाई कि अगर आपको डाउट है तो आप खड़े होकर डाउट पूछ सकें। बहुत सारी स्कूल्स में, अच्छी स्कूल्स में भी ये होता है कि कोई अगर डाउट पूछे तो लोग हंसते हैं, उनको लगता है कि ये तो बहुत ही सिली क्वेश्चन है। देयर इज़ नेवर अ सिली क्वेश्चन, राइट। वो जो सुनता है व्यक्ति, उसका प्रेजुडाइज है कि ये सिली क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए। किस प्रकार के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे स्पीकिंग में हो, ये सारी चीज़ें। सिर्फ मार्क्स के पीछे एक ट्रेनिंग है, एक दौड़ है, रैट रेस जिसको कहते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। तो यहाँ पर मार्क्स जो है दैट इज़ क्वांटिटी। आपने कितनी गहराई से चीज़ों को समझा, कितने अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखा। ये चीज़, इन चीज़ों के मीटर्स नहीं होते, इन चीज़ों को नापना जो है वो, आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन इट इज़ बिट डिफरेंट। मार्क्स जो है दैट इज़ द मोस्ट विजिबल थिंग, तो हम मार्क्स में ही एक सरफेस लेवल पर हम अटके हुए हैं, उसकी गहराई में नहीं जा पा रहे हैं। फ्री इंक्वायरी, होल प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर प्रॉब्लम टैकलिंग। फ्री इंक्वायरी का मतलब यह है कि आप विदाउट एनी बाउंड्रीज आप सोचें
कि कोई एक प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के, या फिर क्या रूट कोज हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, एक्सेट्रा। तो स्किल्ड इंजीनियर्स के साथ साथ हमें उनको बोलना, लिखना, एंड इससे भी इम्पोर्टेंट है सुनना, लिसनिंग। स्कूल्स में लिखवाया जाता है, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपको बोलने की भी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करवाई जाती है, इज़न्ट इट? आपको पढ़ने की, रीडिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, लेकिन सुनने की प्रैक्टिस आई डोंट नो कि कोई ऐसी स्कूल है, होगी, लेकिन उसमें भी एक डेडिकेटेड हर रोज़ एक क्लास जो है, या फिर हफ्ते में 2 क्लास लिसनिंग के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, लेकिन इसको हमने इंस्टीट्यूशंस ने इग्नोर किया है। आईआईटी मंडी जो है हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक 5 वीक का इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया। इस इंडक्शन प्रोग्राम में जो टीचर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो बच्चों को सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो सेटल होने लगते हैं, और फिर उनको उस इंस्टीट्यूशन में एक होम लाइक फीलिंग आने लगती है। दे ईजिली सेटल डाउन हो जाते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट जो हैं, जिसमें कोई भी एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है, उसके अलग अलग एंगल से उसको देखना, आपकी पढ़ाई, बुक्स क्या कह रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये सारी चीज़ों का एक एमालगेशन जो है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश जो है वो एक लेबर सरप्लस देश है। हमारे देश में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे टैलेंटेड लोग हैं। अरुण मारिया साहब कहते हैं कि हमारे देश को ये जो स्किल्ड लेबर हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, तो ये बहुत सारी जॉब्स जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स दूसरे लोगों के अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज़ एक्सेट्रा, कितनी सारी चीज़ें दूसरे लोगों के अंदर रिजुविनेट या फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो इनका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। फैकल्टी रिक्रूटमेंट की बात करें तो फैकल्टी रिक्रूटमेंट में भी ये होता है कि आप टीचर्स को, मेरे ही एक दोस्त हैं, वो एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हैं, और उनका काम जो है वो फिर वो मार्केटिंग का भी है कि उनको बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, स्कूल्स और दूसरे जो 11th-12th के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना और कहना है कि क्यों आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहिए। तो ऊपर के लेवल पर लगेगा कि दिस इज़ मोर लाइक करियर काउंसलिंग, लेकिन ये करियर काउंसलिंग नहीं है। दिस इज़ मोर लाइक ब्रांडिंग चल रही है, मार्केटिंग चल रही है। इसके अलावा मीन्स ऐसे ही टीचर्स को उनके टेस्ट के हिसाब से, अगर किसी को वो काम पसंद है देन लेट देम डू इट, लेकिन आप थोपिए मत। अगर उस पर्टिकुलर फैकल्टी को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो फिर उनको बच्चों में के पास भेजने और उनका एडमिशन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनको रिसर्च के ऊपर ज़्यादा उस दिशा में आप आगे बढ़ाइए। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो साइड में कैंटीन कैसे चल रही हैं और ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है। फिर द सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट इनकन्सिस्टेंसी एंड ग्रुप थिंक इन हायरिंग कमिटीज़, कि जो एक पहले लोग आते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं और फिर बाद में उनका इंटरव्यू लिया जाता है और फिर उनको रिक्रूट किया जाता है। यहाँ पर ये कहा गया है कि पहले आप एक शॉर्ट लिस्ट तैयार कीजिए और उसके बाद अगर आपको लगे कि ये शॉर्ट लिस्ट में कोई ऐसे लोग हैं तो फिर उनका इंटरव्यू और ये सारी चीज़ें कंडक्ट कीजिए। और कोई एप्लीकेंट जो हैं उनको स्टार्टिंग में ही बता दीजिए कि आप अपना जो बेस्ट काम है वो सबमिट कीजिए। आपकी सीवी के साथ साथ आपने जो बेस्ट रिसर्च पब्लिकेशन की है या फिर बेस्ट टीचिंग मटेरियल जो आपने क्रिएट किया है वो आप सबमिट कीजिए। उसके आधार पर एक शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उस शॉर्ट लिस्टेड लोगों का इंटरव्यू लिया जाए ताकि आपको क्वालिटी लोग मिले। जो स्टार्टिंग में इस आर्टिकल का टाइटल है, रिमोटनेस इज़ नॉट ए हिंड्रेंस टू एक्सेलेंस। तो आप कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो न्यू इंग्लैंड में है, एक बहुत ही रूरल एरिया में है, इंटरनेट के एज के ज़माने से पहले भी ये एक्सीलेंट पोजीशन पर थी। तो रिमोटनेस इज़ नॉट ए हिंड्रेंस। ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जापान की एक यूनिवर्सिटी है, ये ओकिनावा आइलैंड में है, ये भी एक रिमोट कॉर्नर में है, तो भी ये दुनिया भर में एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के तौर पर जानी जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस कल्चर, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है हमारे देश में। और ये बात अगर आप मानते हैं कि बड़ी कंपनीज़ और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ही इन्वेंट कर सकते हैं, देन वी आर रॉन्ग। सच पूछिए तो स्टार्टअप्स या फिर छोटी कंपनी जो होती हैं, छोटे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनकी साइज़ छोटी होने की वजह से
वो फ्लेक्सिबल होते हैं। बड़ी कंपनी जो होती है वो एक बड़े जहाज़ की तरह है, उनको टर्न अगर लगाना है तो उनको एक बहुत बड़े एरिया से फिर वापस घूमना पड़ेगा। उनको एक बड़ा एरिया चाहिए, छोटी सी बोट को स्विफ्टली टर्न कर सकते हैं। तो नए बदलावों के साथ मोर फ्लेक्सिबल, मोर एडेप्टेबल जो है वो छोटी कंपनीज होती है, छोटे इंस्टीट्यूशंस। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बदलाव को इतना इजीली हैंडल नहीं कर पाते। दिस इज ऑल्सो ए रियलिटी। मूविंग ऑन, इंडिया डज नॉट शाइन व्हेन ओनली सम ग्लीम। वैक्सीनेशन और दूसरे आंकड़ों की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं इंडियंस वो वैक्सीनेट होने के बाद अपने अपने जिस देशों में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर वापस चले गए। हमारे मिनिस्टर्स या फिर हमारे गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर जो है दैट इज़ 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज़। हमारा देश जो है वो 94 रैंक के ऊपर है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आर रॉन्ग, ऐसा हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब ने बताया। वो मानने को तैयार ही नहीं है। अगर हम किसी प्रॉब्लम को माने ही नहीं, आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहे तो फिर हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो हमारा रैंक है 144th। हमें ऐसा लगता है कि हमारा कल्चर और हमारी संस्कृति ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम ये मानते रहते हैं वी आर द बेस्ट। कई लोगों के आपने सुना होगा कि अमेरिका में तो कोई कल्चर ही नहीं है। व्हाट इज़ दैट? क्या उनका कोई कल्चर नहीं है? दिस इज लाइक ए इलॉजिकल स्टेटमेंट। उनका खुद का कल्चर है। द प्रॉब्लम इज़ कि हम अब हमारे कल्चर को उनके कल्चर के साथ कंपेयर करते हैं। उनकी जो यूनिकनेस है उनको हम यहाँ पर ऐसा मानते हैं दिस आर ऑल रॉन्ग थिंग्स। हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है दैट इज़ यूनिवर्सल, यही पूरी दुनिया में और पूरे ब्रह्मांड में होना चाहिए। दिस इज़ द रीज़न वी बिलीव कि भाई वहाँ पर कोई कल्चर नहीं है। और अगर हमारे यहाँ पर कल्चर है तो फिर हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा रैंक इतना लो क्यों है? हम तो सबसे हैप्पीएस्ट देश होने चाहिए, इज़न्ट इट? तो वी हैव टू एक्सेप्ट, ये ईगो को साइड में रखकर हमें ये चीज़ माननी होगी कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति बहुत ही पुरानी है, बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं है। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें सॉल्व करना होगा। अभी वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि भारत की स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो और ज़्यादा पैसे वाले हो गए, लेकिन गरीब लोग जो हैं उनका आंकड़ा 75 मिलियन लोग जो हैं वो गरीब हो गए हमारे देश में, ये पैंडेमिक और इन सारी चीज़ों की वजह से। तो जैसे कोई एरोडायनामिक स्ट्रेस टेस्ट होती है, उससे पता चलता है कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस है किसी डिज़ाइन में, किसी एरोप्लेन या फिर एयरक्राफ्ट में, उसी प्रकार से पैंडेमिक जो है वो एक प्रकार का ऐसा टेस्ट रहा जिसने बताया कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। जो ओल्ड स्कूल इकोनॉमी है, जो लोग जो इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर काम करते हैं, तो ईज़ ऑफ लिविंग को हमने कॉम्प्रोमाइज़ करके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया कि बिजनेस करना आपके लिए सरल होगा, राइट, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपकी फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति जो है वो कैसी एक बदतर हालत में रह रहा है, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करा। बस उसको एक जॉब मिल गई है, ही इज़ अर्निंग, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर हमने कभी फोकस नहीं किया। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आज के ज़माने में, अगर हम एनवायरनमेंट को सेंटर में नहीं रखेंगे, राइट, देन इट इज़ गोइंग टू बी ए बिग डिज़ास्टर। और भारत के लिए तो ये डिज़ास्टर है ही। अब देखिए वाटर क्वालिटी में 122 देशों में से हमारा रैंक है 120। एयर क्वालिटी में 180 में से वी आर एट 179। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी नंबर्स, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, दिस इज़ नॉट इनफ। ये पर्याप्त है। ऐसे टारगेट्स, अगर भले ही हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन या फिर 4 ट्रिलियन की रही, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हमारा एनवायरमेंटल इंडेक्सेस में रैंक अच्छा होगा, देन दैट विल बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इजंट इट? इंडिया अर्जेंटली नीड्स अ न्यू स्ट्रेटेजी फॉर ग्रोथ, नए पिलर्स, इसमें एनवायरमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, फिर लोग खुश हैं कि नहीं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है कि नहीं, क्या वो एक साफ़ सुथरे एनवायरमेंट में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। आप देखिए ये जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं नॉर्दर्न यूरोप के, स्कैंडिनेवियन देशों को देखिए, तो वहाँ पर स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी इज़ क्वाइट हाई। वहाँ पर वो लोग खुद अपने बारे में नहीं, समाज और सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। और इसकी वजह से ये सारे देश के लोग की पर कैपिटा इनकम सबसे हाईएस्ट नहीं है, लेकिन ये देश दुनिया के सबसे खुश देशों में से हैं। उनकी वेल्थ, उनकी सेविंग्स भारत के लोगों की तरह इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन
वहाँ का हर एक व्यक्ति जो है उनको बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ही कॉमन चीज़ें मिलती हैं। वहाँ की बस में ट्रैवल करना जो है, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। कहीं पर आपको जाना है, यू विल फील सेफ, कंफर्टेबल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी जो है दैट इज़ देयर, उसकी वजह से वो हुआ है। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर आजकल यही है कि मैं, मेरा परिवार, सबसे पहले मैं, राइट, मुझे कितना कंफर्ट मिल रहा है, फिर मेरे परिवार को कितना मिल रहा है, उसके बाद जिनको जो करना है वो करें। दिस इज़ द रीज़न कि बहुत सारा ऐसा करप्शन हो गया, करप्शन ऑफ एटीट्यूड, करप्शन ऑफ माइंड आई एम टॉकिंग अबाउट। लोकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम ग्लोबल लेवल से सॉल्व करना चाहते हैं, राइट। वाटर का इश्यू जो है तो नेशनल लेवल से हम सॉल्व करें। अरे अलग अलग गांव के लोगों को आप ट्रेन कीजिए, एजुकेट कीजिए, वो खुद अपने सॉल्यूशंस को ढूंढ सकें। ऐसा कोई प्रोग्राम चलाइए कि ग्रास रूट लेवल पर लोग अपने प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई करें और सॉल्व करें। उनको ट्रेनिंग चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, देन यस यू कैन प्रोवाइड देम, लेकिन लेट देम सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। इससे लीडर्स जनरेट होंगे, खुद अपने चैलेंजेस, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता डेवलप होगी देश में, गांव गांव में। न्यू वेज मस्ट बी अडॉप्टेड टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट पेंडेमिक नॉर्मल। वेल्थ क्रिएटर्स को ही हम ऐसा माने कि जो टॉप देश के या फिर दुनिया के सबसे वेल्थियस्ट लोग हैं, यही हमें ग्रोथ के रास्ते पर ले जाएंगे, तो ये एक बहुत गलत सोच है। ग्रास रूट लेवल के लोग जो हैं वो वेल्थ जनरेट करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जीडीपी नंबर्स ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है। जो इंडिया एट 75 कैंपेन है, जो हम 2022 में 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे, तो उसमें देखना होगा कि हम क्वांटिटी के ऊपर फोकस करेंगे। ये सारी चीज़ें क्वांटिटी के साथ जुड़ी हुई या फिर क्वालिटी के साथ जुड़ी हुई। मदर अर्थ रेवेज्ड बाय इकोनॉमिक प्रोग्रेस, के कैसे हमने पृथ्वी को बर्बाद की, या फिर हमारे सिटीजन्स जो हैं उनकी कंडीशंस क्या है, इन सारे आंकड़ों को हम देखेंगे या फिर इनको देखेंगे। आई थिंक इनको ही देखा जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं सुनने में भी, कि हमारी जीडीपी 7.5, 8.5 डबल डिजिट ग्रोथ, हमारे देश में इतने 100, 150, 300, 400 बिलियनर्स रहते हैं, भारत की इतनी सारी कंपनीज दुनिया के इतने इतने देशों में, ये सारी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, इज़न्ट इट? सो दैट्स द थिंग। गुड नेबर्स, ये इंडिया और बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। हाल ही में प्रधानमंत्री साहब बांग्लादेश की एक विजिट पर गए थे। दोनों देशों की हिस्ट्री के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। तो दोनों देशों ने बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर की, और एक दिसंबर में जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसी का बेस जो है उसके ऊपर ही कुछ और ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिली। पिछले लगभग 15 सालों से मिस हसीना जो हैं वो पावर में हैं, और उनके पावर में या फिर उनकी सरकार ने एंटी इंडिया टेरर कैंप्स जो चल रहे थे उनको बंद करवा दिए। बहुत सारे ऐसे मोस्ट वांटेड लोगों को भारत के हवाले कर दिया। भारत ने भी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वो 2015 में बांग्लादेश के साथ जो इश्यू था वो सॉल्व कर दिया। मैरीटाइम डिस्प्यूट जो है वो भी सॉल्व कर लिया। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं। टिस्टा रिवर जो हैं इसका प्रॉब्लम आज भी है, इसको सॉल्व करना जल्द से जल्द सॉल्व करें, दोनों देशों की प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसी के साथ जो बांग्लादेश के सिविलियंस को बॉर्डर पर मारा जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। मोदी साहब का विरोध भी हुआ या फिर भारत का विरोध हुआ, और डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, प्रोटेस्ट हुए। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर बोथ नेशंस। और ये CAA को लेकर भी एक नेगेटिविटी है, इसको एड्रेस करना भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर लास्ट आर्टिकल है रोड मैप टू प्रोग्रेस। ये वाइट रेवोल्यूशन जो दूध के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, वाइट रेवोल्यूशन, राइट, जो सफ़ेद क्रांति आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें महिलाओं का जो एक बहुत बड़ा रोल है, जो एनिमल हस्बेंड्री है, गाय पशुपालन में महिलाओं का जो रोल है, उसके साथ जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स इस आर्टिकल में हमें पढ़ने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर IDRC ये कहता है कि 93% ऑफ वुमेन फार्मर्स हु रिसीव ट्रेनिंग अलोंगसाइड फाइनेंशियल सपोर्ट succeed in their ventures compared to 57% success rate of those who receive financial aid alone. IDRC का कहना यह है कि अगर आप महिलाओं को ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करें तो उनका सक्सेस रेट 57%, 93% सक्सेस रेट मिलता है, कंपेयर टू
उन महिलाओं के साथ जिनको सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो उनका सक्सेस रेट 57% है। तो डेफिनेटली ट्रेनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इस प्रकार के किसानों को ट्रेन करने के प्रोग्राम चलाए पूरे देश में, और महिलाओं को ट्रेन किया गया ताकि वो एनिमल की हेल्थ, फॉडर क्वालिटी, जो खाना पीना खिलाया जाता है एनिमल्स को, फिर मिल्क प्रोडक्शन की टेक्निक्स, अकाउंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग जब दी गई तो आज हमारे देश में 1,90,000 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और इसमें 6 मिलियन महिलाएं मेंबर्स हैं। 60 लाख महिलाएं इसकी मेंबर्स हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो विमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैं राजस्थान में, तो जो इनकम जनरेट होती है डेयरिंग के द्वारा, तो 31% ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना जो कच्चा मकान था उसको एक सीमेंट स्ट्रक्चर में तब्दील कर दिया उनकी वेल्थ से, और 39% महिलाओं ने जो जो अपने 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 जो पशु हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके रखना का जो शेड होता है तो वो कंक्रीट का एक प्रॉपर सॉलिड शेड बना लिया। तो यू कैन सी कि दे आर जनरेटिंग वेल्थ। और ऐसे प्रोग्राम्स में महिलाओं को सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन और इन चीज़ों के साथ नहीं, लीडरशिप पोजीशन में भी उनको ट्रेनिंग मिलती रहती है। वो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है उनका, और फिर वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स और दूसरे सारे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने लगती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन में ये जो महीना था, बेग पार्डन, इसी महीने में जो इंटरनेशनल वुमेंस डे था उस दिन पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए। फॉर एग्जांपल एक प्रेम बाई हैं राजस्थान के, तो उन्होंने ये जो भिलवाड़ा मिल्क यूनियन है उसकी मेंबर हैं, और उन्होंने फिर देखिए कितने पैसे कमाए कि उन्होंने 25 एकड़ की ज़मीन खरीद ली। उस पर्टिकुलर परिवार, उनके प्रेम बाई जो है अपने परिवार की मेन ब्रेड विनर बन गई बाय सेलिंग मिल्क। और ऐसे दूसरे भी आंकड़े, दूसरे नाम हैं, जैसे कि एक श्रीजा महिला हैं, श्रीजा हैं महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की। तो इन्होंने भी एक स्टार्टअप की शुरुआत की। 24 महिला इसमें काम कर रही थी। आज 90,000 मेंबर्स हैं और एनुअल टर्नओवर देखिए 450 करोड़ है। नवल बेन है, राइट, नवल बेन वडगाम के हैं, और उनकी इनकम जो है वो ऑलमोस्ट 88 लाख रुपीज़ हैं। जस्ट इमेजिन 88 लाख रुपीज़ पर ईयर। ऐसी एक मालवी कनुबेन है जो 74 लाख रुपीज़ पर ईयर कमाती हैं बाय सेलिंग मिल्क। तो ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट ने कितने सारे सक्सेसफुल एग्जांपल्स हमारे सामने रखे। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड। पेमेंट कंपनीज़ को आरबीआई के ज़्यादा टफर नॉर्म्स जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। हाल ही में हमने देखा कि हमारे देश में कुछ साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए थे। मोबीविक का नाम आपने सुना होगा। 100 मिलियन जितने क्लाइंट का डेटा जो है वो लीक हो गया। ऐसे केसेस तो अब आरबीआई ने यह कहा है कि आपको टाइम टाइम पर साल में एटलीस्ट 2 बार ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे। मीन्स आपको पूरा डेटा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, और आरबीआई आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ब्रीचेस ना हो। जीडीपी में ग्रो 7% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। यूनाइटेड नेशंस एजेंसी का ये कहना है। और जो फिच हैं, फिर S&P हैं, इसने जो भारत के ग्रोथ के बारे में कहा था 12.8%, 11% एक्सेट्रा, तो अब ये जो यूएन एजेंसी है उनका कहना ये है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो करंट फिस्कल में -7.7 रहेगी, और नेक्स्ट ईयर जो है उसमें 7% के आसपास ग्रोथ रहेगा, इतना डबल डिजिट में नहीं रहेगा। हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक नया रिकॉर्ड हमने अचीव किया है। 35 किलोमीटर्स पर डे की एवरेज हमने अचीव की है। अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो इसकी रिपल इफेक्ट अच्छी होती है, और इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें मेन रीज़न है, ये मूडीज़ का एनालिसिस है, और मेन रीज़न है फ्यूल की प्राइस ज़्यादा है और फूड इन्फ्लेशन। ये दोनों चीज़ों की वजह से आरबीआई जो है वो रेट कम नहीं कर पाएगी। तो ये था एक ब्रीफ, ये है कुछ हेडलाइंस। डियर फ्रेंड्स, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।